हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो बेटा आप लोग? होप सो कि आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छी जा रही होगी एंड कंटिन्यू आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा हम फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेनली जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो हमारा मेन कोर टॉपिक जो होगा दैट इज़ द कोलराउस लॉ, है ना। तो मतलब मेन टॉपिक जो डिस्कस होगा दैट इज़ ऑल अबाउट द कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इसके बारे में सीखेंगे, बट उससे पहले हम सीखेंगे कि जो कंडक्टेंस जो हमने लास्ट डिस्कस किया है, द कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द मोलर कंडक्टेंस एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो उन कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा फैक्टर्स को सीखने से पहले बेटा आपको कुछ चीज़ें और सीखनी होगी कि आप जो फैक्टर्स सीख रहे हो, जो कंडक्टेंस जो हमारे पास आएगी, तो कंडक्टेंस आखिरकार किस तरह के सेल के लिए हमें डिस्कस करनी होती है। तो बेटा देखो, यहाँ पे एक सिस्टम जो आपको दे रखा है, ये बेसिकली बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये यहाँ पे किस तरह की डिवाइस है, तो बेटा इस डिवाइस को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा एक यहाँ पे इस तरह से बैटरी होती है। बैटरी के साथ यहाँ पे मेटल्स के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें से एक होता है कैथोड इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन में यहाँ पे डिप करके रखा जाता है और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे AXBY करके कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो जब इसे आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे A और B के सफिक्स में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये A का यहाँ पे कैटायनिक चार्ज है, मतलब AY पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और B के लिए यहाँ पे X नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये X टाइम मिलेगा और ये Y टाइम मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, हमारे पास ये कैटायन है जो सॉल्ट ने प्रोड्यूस किया है, और ये क्या है बेटा हमारे पास, ये अनायन है जो कि सॉल्ट ने प्रोड्यूस किया है, मतलब ये दोनों आयन है। तो होता है क्या है कि अब जब भी हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, आपको अपना माइंड जो शार्प करना है वो ये करना है कि जब भी यहाँ पे कंडक्टेंस की बात होती है बेटा, तो कंडक्टेंस जो निकाली जाती है बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट की निकाली जाती है, ना कि इलेक्ट्रोड की निकाली जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। सबसे पहले फिजिक्स जब होता है तो फिजिक्स में वायर और इलेक्ट्रोड और वायर जो होते हैं उनकी कंडक्टेंस निकालते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जब कंडक्टेंस की बात हो रही हो, चाहे कंडक्टेंस चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो कंडक्टेंस हो या फिर वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो या फिर वो मोलर कंडक्टेंस हो या फिर वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, तो ये कंडक्टेंस के बारे में जब स्टडी की जाती है तो वो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की होती है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब ये बताओ कि जब इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी है, तो हमने पढ़ाया था कि वहाँ पे जो कंडक्टेंस जो आती है वो किस वजह से आती है। तो उनकी जो कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो फ्री आयंस होते हैं, उन आयंस की कंडक्टेंस की वजह से होती है। अब जैसे कि हम बात करेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे कैटायन है और ये एनायन है, तो इन कैटायन की मोशन की वजह से ही, क्योंकि ये कैटायन और एनायन क्या करते हैं, ये चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करने का काम करते हैं। तो इन्हीं चार्ज की वजह से, इन्हीं फ्री आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आती है। तो बेसिकली पूरा फोकस करना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अगर है तो किस वजह से है, कैटायन और अनायन की मोशन की वजह से है। कैटायन और अनायन जब मोशन करता है तब जाके कंडक्टेंस आती है। और अगर कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर अगर आपको सीखने हैं, तो आप यही देखें कि यहाँ पे इनकी मोशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, वही वहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस, ठीक है। तो हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको स्लाइड्स पे यहाँ पे मेन को टॉपिक दिख रहा होगा कि हम टॉपिक जो बात करेंगे वो बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की बात करेंगे। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं कहूँ, मैंने जैसा कि बताया, देखो जब आपको पता है कि कंडक्टेंस किस वजह से आएगी, मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कोई कैटायन है और कैटायन जो है इस तरह से यहाँ पे मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इधर यहाँ पे अनायन है और अनायन जो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन कर रहा है। तो इनकी मोशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कंडक्टेंस कब ज़्यादा आएगी कब कम आएगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो कंडक्टेंस के लिए बेसिकली दो रूल याद रखो। कंडक्टेंस एक तो कैटायन और अनायन की मोशन से अफेक्ट होगा और उनके नंबर से भी अफेक्ट होगा। भाई जितने ज़्यादा नंबर होंगे कैटायन अनायन के,
जो जितने ज़्यादा कैरियर्स होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करेंगे। और दूसरी बात, उनकी मोशन जितना स्मूथली होगी उन पर भी डिपेंड करेंगे। तो अगर हम बेसिकली बात करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर जो है वो है हमारे पास इंटर आयनिक अट्रैक्शन, और यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो कि कैटायन है, अब कैटायन और अनायन जो है मोशन कर रहा है, तो जब भी ये कैटायन और अनायन एक दूसरे के पास यहाँ पे आएंगे तो आपको पता है कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और इस फोर्स को यहाँ पे कहा जाएगा इंटर आयनिक अट्रैक्शन बेटा कहा जाएगा। ठीक है बेटा, क्या कहा जाएगा? इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं बात ये आती है कि कैटायन और अनायन जब मोशन करेंगे तो उनकी मोशन उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा अफेक्टेड होगी। तो अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा कि आयन की जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी, और जब आयन की मोशन स्लो हो जाएगी तो चार्ज कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कहा जाता है कि कंडक्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटर आयनिक अट्रैक्शन के। मतलब कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो मोशन कम हो जाएगी, और जब मोशन कम होगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो पहला फैक्टर हमें समझ में आ गया। भाई देखो, अभी जो हमने ये जो सेल डायग्राम बताया, ये अनायन जो है वो इस तरफ जैसे सपोज दैट जा रहा है और ये कैटायन इस तरफ जा रहा है। तो जब भी मोशन करते हुए एक कैटायन और अनायन जब पास पास आ जाएंगे तो उनकी मोशन एक दूसरे से अफेक्टेड होगी, और मोशन अफेक्टेड होगी तो मतलब मोशन स्लो हो जाएगी, और मोशन स्लो होगी, मोशन स्लो होने का मतलब है उनकी मोबिलिटी। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मोशन ऑफ आयन, इसके लिए एक नया वर्ड सीख लो बेटा। मोशन ऑफ आयंस को बेटा यहाँ पे एक नया वर्ड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इन्हें हम बेटा कहते हैं द मोबिलिटी, है ना बेटा। इसे क्या यूज़ करेंगे? मोबिलिटी, है ना बेटा, मोबिलिटी। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब कैटायन और अनायन जब एक दूसरे की तरफ माइग्रेट कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, तो वो जैसे ही पास आएंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उनकी मोशन यानी कि उनकी मोबिलिटी स्लो हो जाएगी, और मोबिलिटी स्लो होने की वजह से कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो पहला फैक्टर जो यहाँ पे था वो यही था। अगर मान के चलो इफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, आयंस के बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज मोर, मतलब मान लो कि चलो कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो कंडक्टेंस जो है वो कैसी आएगी बेटा? कम आएगी। तो हमने समझ लिया कि भाई जो हमारी जो कंडक्टेंस जो होती है, कंडक्टेंस वो कैसी हो जाएगी बेटा? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? इंटर आयनिक अट्रैक्शन की। ठीक है, तो पहला फैक्टर ये होगा। सेकेंड है हमारे पास द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की पोलैरिटी की बात करते हैं। जैसा कि हमारे पास हमने कुछ सॉल्वेंट, देखो पहले मैं पोलैरिटी को आपको समझाता हूँ। पोलैरिटी का मीन्स क्या होता है? पोलैरिटी, व्हाट इज द पोलैरिटी? मान लो कि हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये बनाया हुआ है, और आप जानते हैं कि क्लोरीन के पास ना बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब पहले तो देखो, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसका साइज़ यहाँ पे ज़्यादा होगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। ये देखो इसका क्लोरीन, हमेशा याद रखो कि अनाइन का साइज़ हमेशा बड़ा होता है। तो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, तो क्लोरीन क्या करता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ, क्योंकि इसका साइज जो है कैसा है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल में यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी, और उस पोलैरिटी के अंदर क्या होगा कि क्लोरीन के एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो नेगेटिवली पार्शियली उसको उसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। और हाइड्रोजन पर क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होना ही ये कहलाता है पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये पोलैरिटी हो गई। ऐसा ही कुछ होता है पानी के केस में भी होता है बेटा। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल ले लिया, अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब क्या हुआ कि सॉल्वेंट के अंदर क्या हो गई, पोलैरिटी हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट के अंदर अगर हम यहाँ पे कैटायन और अनायन को अगर यहाँ पे जाने के लिए कहेंगे, है ना भाई, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट के रूप में वाटर ले लिया। तो अगर यहाँ पे ये कैटायन अगर मोशन करेगा तो कहीं ना कहीं इसके कैटायन का ये जो अनायनिक पार्ट है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
है ना बेटा, अट्रैक्शन तो होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है। और अनाइन की जो यहाँ पे मोशन जो होगी वो कैटाइन के द्वारा यहाँ पे अट्रैक्टेड होगी। तो इस बिहाफ पे यहाँ कहा जा सकता है कि अगर मान के चलो कि सॉल्वेंट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में शायद आप जानते होंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक सिंपल मीन अगर हम कहना चाहें तो ये होता है द कैपेसिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिबिलिटी, यानी कि किसी भी सॉलिड को घोलने की क्षमता, किसी भी सब्सटेंस को घोलने की जो कैपेबिलिटी जो होती है उसे उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम सॉलिड NaCl की बात करते हैं तो सॉलिड NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यानी कि अगर आपके सराउंडिंग में NaCl रखा हुआ है तो NaCl कुछ इस तरह से फॉर्म में होता है, लैटिस फॉर्म में होता है, लैटिस फॉर्म में। मतलब NaCl का जो क्रिस्टल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें यहाँ पे इस तरह से ये कैटायंस होते हैं, ये कैटायन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, ये कैटायंस है बेटा, और अनाइंस भी होते हैं। ये तो हमने कैटायन यहाँ पर रख लिया बेटा, और अनाइन भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे अनाइन आ जाएंगे, NaCl, ठीक है। अब होता है क्या है कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है बेटा वो सॉलिड सोडियम क्लोराइड के यानी कि सॉलिड NaCl की है। अगर हम सॉलिड NaCl की बात करोगे तो देखोगे यहाँ पे देयर इज नो फ्री आयन, मतलब यहाँ पे फ्री आयंस नहीं है जो कि चार्ज को कैरी कर सकें। तो जब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि वहाँ पे फ्री आयंस ही नहीं है, तो जब फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाला कौन है, कोई नहीं है। यानी कि सॉलिड NaCl क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करेगा, मतलब कि इंसुलेटर बन जाएगा और बैड कंडक्टर बन जाएगा। मान लो कि मैंने क्या किया, इस NaCl को पानी में डिजोल्व कर दिया। अब पानी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों होते हैं, देखो देखो जरा, पानी का ये जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है और ये जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो होता है क्या कि पानी के मॉलिक्यूल इस लैटिस के सराउंडिंग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस अनायन को अपनी तरफ यहाँ पुल करेंगे और लैटिस से उसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देंगे। तो अगर ये अनायन है तो जहाँ देखो जरा, अनायन है अगर यहाँ पे, तो अनायन के सराउंडिंग यहाँ पे पानी का जो पॉजिटिव पार्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो यहाँ पे इस तरह से इसे सराउंडेड होकर के इसे अलग ले आते हैं। और कैटायन की बात करें, कैटायन को भी बाहर है, तो कैटायन के सराउंडिंग जो वाटर का जो नेगेटिव पोल होता है वो नेगेटिव पोल इसके सराउंडिंग उससे कलेक्ट होकर के बाहर निकालता है। मतलब कि क्या किया, पानी ने क्या किया, NaCl को अपने आप में घोल दिया, जैसे हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो क्या होता है कि सॉल्वेंट की हम बात करेंगे तो सॉल्वेंट में वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे कहा गया था कि इफ़ सॉल्वेंट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है मान के चलो, देन तो क्या होगा, जो सॉल्ट जो दिया गया उसका जो आयनाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, और सॉल्ट का आयनाइजेशन बढ़ेगा तो कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और कैरियर्स बढ़ेंगे मतलब चार्ज कैरी करने वाले बढ़ेंगे, तो क्या होगा, कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली सेकंड फैक्टर ये हो गया कि जब अगर मान लो कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा है, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि सॉल्ट जो उसमें डाला जाएगा उसका आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, और जब आयनाइजेशन जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। मतलब पोलैरिटी के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द पोलैरिटी के। मतलब अगर हाई पोलैरिटी होगी तो कंडक्टेंस ज़्यादा आएगी और लो पोलैरिटी होगी तो कंडक्टेंस कम आएगी। जैसे कि इथेनॉल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। तो क्या है कि जैसे कि हम NaCl की बात करेंगे तो NaCl का इथेनॉल के अंदर, जैसे कि हमने NaCl लिया हुआ है और NaCl को दो अलग अलग सॉल्वेंट में डालना है, जैसे कि एक बार हम यहाँ पे पानी में डालते हैं और एक बार यहाँ पे इथेनॉल में डालते हैं, तो इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम होता है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होता है। तो क्या होगा कि NaCl की पानी के अंदर कंडक्टेंस ज़्यादा होगी और इथाइल अल्कोहल के अंदर कम होगी, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास है द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी के बारे में सीखा होगा कि विस्कोसिटी इज व्हाट, तो विस्कोसिटी कैन बी डिफाइन एज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सॉल्वेंट और लिक्विड। यानी कि जैसे कि मान लो कि ये एक लिक्विड है, चाहे वो वाटर हो, इथेनॉल हो, कुछ भी है, तो आपको पता है कि लिक्विड जब फ्लो करता है तो लेयर फॉर्म में करता है, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है वो स्प्रेड होती है। जैसे कि मान लो कि इसी लिक्विड की यहाँ पे क्या है, हमारे पास लेयर्स हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे वाटर, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी वाटर है, इथेनॉल, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाए गए और ये यहाँ पे नीचे वाली लेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे और उससे भी नीचे वाली लेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, ठीक है।
अब बात ये हो रही है कि हमने मान लो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमने डाल दिया। तो मान लो कि हमारे पास ये इस तरह से यहाँ पे Na पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। अब इनको फ्लो करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लिक्विड की है। तो लिक्विड जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा स्पीड यानी कि मोबिलिटी होगी कैटायन और आयन की। अब यहाँ पे बात हो रही है विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में यहाँ पे बेटा एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ये बेटा यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स है ना बेटा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम करता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड व्हेन द लिक्विड फ्लो नोन एज द विस्कोसिटी। अब मान लो कि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, लेयर्स जो हैं वो जो लिक्विड जो है वो लेस स्लोली जो है मूवेबल होगा, स्लो फ्लो होगा। और जब वो स्लो फ्लो होगा तो क्या होगा, आयन और जो कैटायन है उनकी जो स्पीड है यानी कि मोबिलिटी वो कम हो जाएगी। सो दैट हमें ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जितना कम होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे जो फ्लोनेस है लिक्विड की वो हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा फ्लोनेस होगी उतनी ज़्यादा आयन की कंडक्टेंस हो जाएगी, यानी कि विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल होता है इथेनॉल का मॉलिक्यूल C2H5OH। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सिंपल ये होती है, और एक होता है हमारे पास आइसोप्रोपेनॉल होता है। आइसोप्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये वाली, ठीक है, CH3 CH2 CH और यहाँ पे OH। तो अगर आप यहाँ पे दोनों की स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी कम लेंथी है और इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अगर मान लो कि इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा लेंथी हैं तो जब ये फ्लो कर रहे होंगे तो लेंथी स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भाई मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और ब्रांचेस निकली होंगी जब वो मॉलिक्यूल वहाँ फ्लो कर रहे होंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हिंड्रेंस की वजह से क्या करेगा, वो रुकेगा और उसकी जो फ्लोनेस है वो कम हो जाएगी। और इथेनॉल जो है थोड़ा सा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो यहाँ पे कम होगी और इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तब NaCl को अगर फ्लो करने के लिए कहेंगे तो यहाँ पे वो कम फ्लो करेगा, लेस, और यहाँ पे वो ज़्यादा फ्लो करेगा यानी कि मोर, क्योंकि विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी कम होगी तो जल्दी बहेगा आयन जल्दी बहेंगे, मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, विस्कोसिटी की बात करेंगे तो अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है ना, ऑफ द मीडियम, तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। कंडक्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली भाई आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज जाएगी। तो वहाँ सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें, यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे कि एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इंक्रीज, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, द कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। और आपको पता होगा कि ये फिजिक्स से थोड़ा सा वेरी करता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है तो जब उसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसकी कंडक्टेंस कम हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि जो आयन होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस वहाँ पे क्या होगा कि आयन की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अगला जो फैक्टर है वो है हमारे पास हाइड्रेटेड साइज। अब ये हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, देखो बेटा, पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ कि हाइड्रेशन क्या होता है। देखो, किसी भी कैटायन को वाटर के मॉलिक्यूल जो सराउंडेड जो से घेर लेते हैं वो उसकी हाइड्रेशन कैपेसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Na पॉजिटिव का बेटा हो रहा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है द सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द पर्टिकुलर आयन, यानी कि पर्टिकुलर आयन के सराउंडिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना ही हाइड्रेशन कहलाता है। अब मान लो कि Na पॉजिटिव को क्या करनी है, मोबिलिटी करनी है, मोशन करनी है। अब इसके सराउंडिंग का चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, जब वो जाएगा तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग है उनको भी साथ लेके जाना पड़ेगा। अब मान लो कि एक ऐसा कैटायन है जिसकी हाइड्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग ज़्यादा होंगे तो उसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से लड़ झगड़ के उससे धक्का दे करके कैरी करना पड़ेगा, मोशन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि उसकी मोशन जो है स्लो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली समझ में आया कि हाइड्रेशन कैपेसिटी जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे समझा, अगर हम बात करेंगे कि हाइड्रेशन कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ड्यू टू हाइड्रेशन आयन कंडक्टेंस डिक्रीजेस, मतलब हाइड्रेशन
कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी कम होगी। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स। द इंट्रायनिक अट्रैक्शन, इंट्रायनिक अट्रैक्शन बढ़ने से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ने से जो है वो कंडक्टेंस बढ़ जाती है। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी बढ़ने से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। टेम्परेचर से बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ती है। हाइड्रेशन साइज बढ़ने से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर बेटा आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनसे काफ़ी क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी हम बनाएंगे। ये विस्कोसिटी के बारे में हम बता दिया था, जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पे काफ़ी स्टिकी और थिकी यहाँ पे सब्सटेंस है और एक लेस स्टिकी है, तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो मैंने बताया विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ ए फ्लूइड्स दैट रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। आगे अब ये जो टॉपिक है बेटा यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, डाइल्यूशन। अभी तक तो हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पढ़ लिए, अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन का एक बेसिक मीन्स सीखना होगा कि व्हाट इज द डाइल्यूशन। तो यहाँ पे बेटा डाइल्यूशन का मतलब ये है टू ऐड वाटर, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करना ही क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। अब डाइल्यूशन के बारे में बेटा हम यहाँ पढ़ेंगे कि डाइल्यूशन का यहाँ पे अफेक्टेड जो अफेक्ट होगा वो क्या होगा। उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि ओवरऑल हमारे पास जो कंडक्टेंस होती हैं वो कितनी होती है, 4 कंडक्टेंस होती है बेटा, ठीक है। ओवरऑल जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो 4 है। आपको पता है कि जो पहली कंडक्टेंस हमारे पास होती है वो होती है ओनली कंडक्टेंस, यानी कि जी स्टार। सेकेंड कंडक्टेंस जो होती है वो हमारे पास होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि के। थर्ड कंडक्टेंस जो होती है वो लैम्डा एम होती है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस। और फोर्थ कंडक्टेंस जो होती है वो होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि लैम्डा ई क्यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चीज़ें बातें करेंगे। याद रखना है कि इन चारों में से जैसे ही आप यहाँ पे, पहले तो मैंने लिखा यहाँ पे डाइल्यूशन लिखा है ना बेटा, क्या लिखा, डाइल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हो, मतलब पानी का वॉल्यूम बढ़ा देते हो, तो आपको ध्यान रखना है इन 4 कंडक्टेंस में से 3 कंडक्टेंस ऐसी हैं जो डाइल्यूशन करने पर बढ़ेंगी। और वो कौन कौन सी हैं, जी स्टार, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू। केवल एक ही कंडक्टेंस ऐसी होती है जो डिक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। और वो कौन सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो पहले तो आप लोग अपना रिजल्ट याद रखो कि जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब पानी मिलाते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो 4 में से 3 कंडक्टेंस तो डायरेक्टली वेरी करेगी, मतलब इंक्रीज होंगी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन्वर्सली वेरी करेगी, मतलब कि वो डिक्रीज होगी। अब डाइल्यूशन के बाद थोड़ा सा समझते हैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं। पहला जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं तो आप जानते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होता है। मान के चलो कि हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड के हमने यहाँ पे लिए, यहाँ पे 100 मोल्स यहाँ पे ले लिए बेटा, ठीक है बेटा, कितने ले लिए, 100 मोल्स ले लिए। अब क्योंकि पता है कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर इसे पानी में यहाँ पे मिलाएंगे तो पानी मिलाने के बाद इसका आयनाइजेशन होगा, जिससे कि यहाँ पे चार्ज के कैरियर्स मिलेंगे जिन्हें कहते हैं फ्री आयंस। तो यहाँ जो फ्री आयंस मिले वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होंगे। अब क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके 100 मोल्स यहाँ पे लिए गए थे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज होता है तो 100 मोल्स ऑफ Na प्लस मिलेंगे और 100 मोल्स ऑफ क्या मिलेंगे, Cl नेगेटिव, ठीक है, बात याद है। तो अगर मान लो कि पानी का कोई भी वॉल्यूम दे रखा है, तो पानी का कोई भी वॉल्यूम आपको दे रखा हो, सपोज दैट, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है। अब 1 लीटर वाटर के अंदर मतलब पानी का कोई भी डाइल्यूशन हो, डाइल्यूशन मतलब पानी कोई भी वॉल्यूम हो, और उसमें आपको कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो एक बात कंफर्म है, क्योंकि उसका कंप्लीट आयनाइजेशन होने की वजह से जो नंबर ऑफ कैरियर्स हैं, फ्री आयंस जो हैं वो नहीं बदलेंगे। फ्री आयंस जितने थे उतने ही रहेंगे, फ्री आयंस नहीं बदलने वाले, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पे जब ये चार्ज को कैरी कर रहे होंगे तो सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा बचता है जो कि उसकी मोबाइलिटी को या कंडक्टेंस को अफेक्ट करेगा, और वो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जब कैटायन और अनायन जब मोशन कर रहे होंगे तो उनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन ही उसको अफेक्ट करेगा कि भाई मान लो कि वॉल्यूम कम है, तो मतलब कि जो आयन है उनको मोशन करने के लिए जो स्पेस है वो कम है, तो कम स्पेस में ही क्या करेंगे, कैटायंस और अनायन क्या कर रहे होंगे, लाइक वो मोशन कर। जैसे कि मान लो कि हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास हाईवे है और हाईवे पे काफ़ी सारा यहाँ पे ट्रैफिक है ना, काफ़ी सारा ट्रैफिक है, कुछ ट्रैफिक इधर जा रहा है, कुछ ट्रैफिक इधर जा रहा है। अब हाईवे की जो यहाँ पे जो ब्रेथ है काफ़ी कम है,
तो क्या होगा, ट्रैफिक कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक है, काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन यहाँ पे होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मोशन स्लो हो जाएगा, तो कंडक्टेंस कम निकलेगी। मतलब अब करना क्या है, अब करना ये है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पानी जो था हमारे पास, जैसे कि मान लो कि जो पहले वॉल्यूम था वो 1 लीटर था, सपोज करके चलते हैं कि पहले यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। नाउ अब क्या करना है, अब हमें करना है डाइल्यूशन, है ना बेटा, क्या करना है, डाइल्यूशन करना है। अब जब आप करोगे तो डाइल्यूशन करने पर क्या, जैसे कि मान लो पहले 1 लीटर पानी था और आपने इसमें 1 लीटर यहाँ पे और मिला दिया, तो क्या होगा, एक तरह से मान लो कि रोड को आपने थोड़ा सा चौड़ा कर दिया यहाँ पे इस तरह से, तो क्या है कि व्हीकल्स को ट्रेवल करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल गया। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब कि पानी मिलाते हैं, तो क्या होता है कि स्पेस ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे, तो डाइल्यूशन करने का मतलब ये है कि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है बेटा, वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्पेस बढ़ गया। अब स्पेस बढ़ गया है तो कैटायन और अनायन दूर से ही मोशन कर रहे हैं, दूर दूर हो गए एक दूसरे से, तो उनकी जो इंटरआयनिक अट्रैक्शन है वो उससे थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करेंगे और मोशन पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। तो हुआ क्या कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें डाइल्यूशन करने से क्या होता है कि स्पेस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। स्पेस बढ़ने से क्या होता है कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयन की मोबिलिटी बढ़ती है, और आयनिक की मोबिलिटी बढ़ने पर यहाँ पे अल्टीमेटली रिजल्ट जो आता है वो ये आता है कि कंडक्टेंस जो होती है, कंडक्टेंस वो यहाँ पे बेटा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो डाइल्यूशन को क्या करा, इंक्रीज, कंडक्टेंस क्या आ गई, इंक्रीज हो गई। अब करना ये है कि हमें यहाँ पे 1 लीटर पानी यहाँ पे और मिलाना है, तो सेम जो रिजल्ट है वो आप कंटिन्यू करते जाइए। अब जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कंडक्टिविटी मीटर भी ले रखा है, कंडक्टिविटी मीटर जो कि यहाँ पे इसी कंडक्टेंस को इंक्रीज होते हुए दिखा रहा है। तो होगा क्या, पानी मिलाते जाएंगे, मतलब डाइल्यूशन करते जाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, पानी मिलाते जाएंगे, डाइल्यूशन करते जाएंगे, तो क्या होगा कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और कंडक्टेंस इंक्रीज होते जाएगी। लेकिन अल्टीमेट एक ऐसी डाइल्यूशन की बात करते हैं, सच ए डाइल्यूशन, हम एक ऐसी डाइल्यूशन को सपोज करके चलते हैं जिससे क्या होगा कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब बचेगा ही नहीं। तो वहां पे जो कंडक्टेंस जो होगी बेटा, वो कंडक्टेंस यहाँ पे मैक्सिमम कंडक्टेंस कहलाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन रहा ही नहीं है। और इसी मैक्सिमम कंडक्टेंस को बेटा कहा जाता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना बेटा, क्या कहा जाता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये होता है बेटा द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि एक तो हमने लैम्डा एम सीखा था, लैम्डा एम, ठीक है, तो लैम्डा एम निकालने का फॉर्मूला भी हमने सीखा था। भाई लैम्डा एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम निकालने का फॉर्मूला होता है के 1000 अपॉन मोलरिटी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। तो याद रखो, क्योंकि यहाँ मोलरिटी कंसंट्रेशन है, तो अगर आप इस फॉर्मूले के बिहार पे लैम्डा एम को कैलकुलेट करते हो, क्योंकि लैम्डा एम यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो ये यहाँ पे कहलाएगी लैम्डा एम सी, यानी कि द मोलर कंडक्टेंस एट द गिवन कंसंट्रेशन। और ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी, इसको यहाँ पे कहा जाएगा द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा एम दो तरह का होता है, एक होता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कि मैक्सिमम कंडक्टेंस होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उससे ज़्यादा कंडक्टेंस आ ही नहीं सकती। और यहाँ पे लैम्डा एम सी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर दी गई कंडक्टेंस लैम्डा एम सी कहलाता है। तो ये केस तो बेटा हुआ यहाँ पे किसका हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का हुआ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा वो देखो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, जैसे कि पता है कि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब मान के चलो कि हमने इसके यहाँ पे 100 मोल्स, जैसे कि NaCl के दिए गए थे, तो हमने इसके भी यहाँ पे 100 मोल्स ले लिए। अब इसको यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे पानी में डाला, और पानी का वॉल्यूम पहले की तरह यहाँ पे 1 लीटर यहाँ पे लिया गया। पानी का वॉल्यूम कितना लिया गया बेटा, 1 लीटर। तो ऑब्वियस इसका आयनाइजेशन होगा, लेकिन क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको ये भी पता होगा कि ये पार्शियली आयनाइज होता है, मतलब कि कंप्लीट आयनाइज तो नहीं होगा, मतलब कि पूरे के पूरे 100 आयन तो आयनाइज नहीं होने वाले, एक बात तो कन्फर्म है, ठीक है। अब अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ पे जो एसिटेट आयन है, इनका जो नंबर है वो यहाँ पे 60 है, मतलब 60% आयनाइजेशन हुआ, ये मान के चलते हैं। तो 60 यहाँ पे H+ आयन और 60 यहाँ पे OH नेगेटिव, CH3 सीरो नेगेटिव आयन आए, मतलब ओवरऑल 120 कैरियर, और यहाँ पे 200 कैरियर थे। तो एक बात तो कन्फर्म है कि क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का सेम वॉल्यूम पर कंडक्टेंस पता करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कम निकल के आएगा।
बिकॉज अगर आप नोटिस डाउन करोगे तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स यानी कि फ्री आयंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टेंस कम निकल के आएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की एज कंपेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। करना क्या है, आपको करना है डाइल्यूशन, मतलब कि पानी मिलाना है। तो सपोज दैट आपने 1 लीटर पानी यहाँ पे और मिला दिया, नाउ डाइल्यूशन, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, डाइल्यूशन करा। अब बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है, यहाँ पे जब डाइल्यूशन जब होता था ना बेटा, तो यहाँ डाइल्यूशन से सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, क्या होती थी कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता था। बट यहाँ पे एक चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। क्या होगा, जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी कि आयंस के बीच का अट्रैक्शन तो डिक्रीज होगा, एंड इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे 60% आयनेशन था, हो सकता है कि 61 आ जाए। तो अगर मान लो कि 1% भी अगर वहाँ पे डिग्री अगर इंक्रीज हो गई तो वहाँ पे आपके 2 कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और कैरियर बढ़ने का मतलब है चार्ज फ्लो करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर 2 फैक्टर्स काम करते हैं। क्या होता है, एक तो स्पेस बढ़ता है, स्पेस बढ़ने से इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होती है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है। तो दोनों ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, जैसे ही हम डाइल्यूशन को बेटा करते हैं इंक्रीज, तो यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, है ना बेटा, कंडक्टेंस इंक्रीज। लेकिन एक चीज और समझनी होगी कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो यहाँ पे आप डाइल्यूशन करते जाओ तो ये कभी भी जो कंडक्टेंस है वो अपनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे नहीं पहुंचती है, यानी कि अपने मैक्सिमम अमाउंट पे कभी नहीं पहुंचती। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि अब आपको समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अपने मैक्सिमम कंडक्टेंस तक पहुंच सकती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कभी भी अपने मैक्सिमम अमाउंट तक नहीं पहुंचती है, बिकॉज ऑफ उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती ही जाती है। तो मतलब वहाँ पे हम कभी भी उसे मैक्सिमम तक अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अब यही फैक्टर्स यहाँ पे सीखना था। तो आप यहाँ देखेंगे, हमने कहा कि ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमने यहाँ बता दिया था, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है के बारे में। ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। तीसरा, ऑन डाइल्यूशन इक्विवेलेंट एंड द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है डाइल्यूशन की, और इसकी वजह जो है बेटा अपना यहाँ एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब हुआ था क्या था कि ये जितनी भी थ्योरीज मैंने आपको बताई, वो थ्योरी जो है वो एक्चुअली 3 साइंटिस्ट की बनी हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैंने आपको अभी एक डाइल्यूशन पढ़ाई थी, सच ए डाइल्यूशन, जिस पर लैम्डा एम की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना बेटा। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी कि लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो ये 3 साइंटिस्ट की थ्योरी थी। उनका ये कहना था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक हम पहुंच सकते हैं, और उसका जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है वो दी गई कंसंट्रेशन से कितना ज़्यादा होता है, उसमें से अगर मतलब देखो, एक बात तो कन्फर्म है कि लैम्डा एम कम होगा और लैम्डा एम नॉट ज़्यादा होगा। एक बात तो कन्फर्म है, क्योंकि ये मैक्सिमम कंडक्टेंस है। लैम्डा एम को लैम्डा एम सी भी कह सकते हैं। तो लैम्डा एम सी इज लेस देन द लैम्डा एम नॉट, लैम्डा ये ज़्यादा है, बट कितना ज़्यादा है वो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इस वाले फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं द DHO इक्वेशन, यानी कि डेबाई-हकल-ओनसागर इक्वेशन। इसे बेटा हम बोलते हैं DHO इक्वेशन, है ना बेटा, जो कि डेबाई-हकल-ओनसागर ने दी। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट सी। लैम्डा एम की बात करेंगे तो लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टेंस एट द गिवन कंसंट्रेशन। लैम्डा एम नॉट क्या होगा, द मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और बी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, जो भी सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। तो DHO इक्वेशन की बात ध्यान रखेंगे। अब DHO का ये एप्लीकेशन भी आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, और ये क्या कहना चाहता है उसको भी जरा ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। लेट्स बिगिन। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे KCl एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
जब आप इसका डायल्यूशन करते हो तो डायल्यूशन करने पर क्या होता है कि बढ़ता जाता है और एक ना एक पॉइंट पर वो यहाँ पे हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है बेटा, ये डीएचओ इक्वेशन का ही एक एप्लीकेशन है, डीएचओ ने ही ये ग्राफ प्लॉट किया था। उन्होंने लैम्डा एम यानी कि तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है और स्क्वायर रूट सी यानी कि डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के यहाँ पे इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बढ़ते एक टाइम पर लैम्डा एम को यहाँ पे कट करेगा और इस टाइम पे जो लैम्डा एम आएगी इसे लैम्डा एम नॉट कहा जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी। बेसिकली एक बात माइंड में और सेट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस आती है जिसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी कि वो कहीं ना एक जगह लैम्डा एम को इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जब आप उनकी कंडक्टेंस डाइल्यूशन करते हो तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ती जाती है और एक टाइम के बाद बढ़ने की बजाय वो पैरेलल हो जाती है, लेकिन कभी भी वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं पहुंचती है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। अब यहाँ समझेंगे भी तो कहा गया कि अगर मान लो कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लैम्डा एम और स्क्वायर रूट सी के बीच में तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन ऑप्टेन होती है, लेकिन किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, नीट जेई जैसे क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे ये पूछा जाता है बेटा, तो जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या मिलती है कि स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ऑन एक्स्ट्रा प्लॉटेशन यानी कि इस लाइन को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, दिस लाइन, यह लाइन टच करेगी किसको, लैम्डा एम वाले एक्सिस को। तो लैम्डा एम वाले एक्सिस को जब टच करेगी तो वहां पे जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी, लैम्डा एम नॉट कहलाएगी, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी। Therefore, lambda m naught for strong electrolyte can be found। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट फाउंड हो सकता है आउट फ्रॉम द इंटरसेप्ट। जो भी इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू को पता करके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू बता देंगे। जैसे कि 200 से थोड़ा सा पहले कम है तो मान लो कि 190 के समथिंग यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ पे आ जाएगी, जो भी वटेवर जो भी आएगी, है ना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो जो उनकी जो स्लोप होती है वो कर्व होती है, कर्व शेप में होती है और वो कांस्टेंट नहीं होती। सो इट कैन नॉट बी एक्स्ट्रा प्लॉटेड, तो इसे एक्स्ट्रा प्लॉटेड नहीं कर सकते, यानी कि लैम्डा एम नॉट जो है यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा। और यही हमने सीखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट पता कर सकते हैं लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पता नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। क्या हुआ था कि जब डीएचओ इक्वेशन जब आ गई थी तो डीएचओ इक्वेशन के बाद एक साइंटिस्ट और भी थे भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो बता दिया, किसने बताया, डीएचओ ने बता दिया। लेकिन अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे वो ध्यान दो बेटा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलराउस। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लॉ दिया था जिसे कोलराउस लॉ कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि कोलराउस का जो लॉ है वो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन पर काम करता है। तो कोलराउस लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलराउस का जो लॉ है वो किस कंडीशन पर, किस माइग्रेशन पर काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोलराउस का जो लॉ है वो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन पर काम करता है। सर ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन ऑफ आयन इन विच देयर इज नो इंटरआयनिक अट्रैक्शन विल बी एक्टिंग बिटवीन देम। यानी कि जब आयंस के बीच में कोई इंटरआयनिक अट्रैक्शन नहीं होता है तो वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन ये आ गया कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन पे काम करता है। दूसरा ये कहा गया था कि जो कोलराउस का जो लॉ है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं आएगी तब तक इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी नहीं हो सकती। तो कोलराउस का लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को डील करता है और डाइल्यूशन कितनी होना चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट, मतलब ये मान के चलो कि डाइल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है और इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। और तो क्या होगा कि जितने भी आयन वहां प्रोड्यूस होंगे तो ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। तो ये कहा है कोलराउस ने कि जितने भी आयन्स होते हैं वो एक अपना पर्टिकुलर अपना अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बेटा ये आ गया, यानी कोलराउस एक तो लैम्डा एम को डील नहीं करते, वो लैम्डा इक्यू को डील करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को डील करते हैं और इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को डील करते हैं। तो तीन क्वेश्चन है। तो एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट
irrespective of the nature of the ions associated with it। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया कि ये लॉ ये कहता है, इस लॉ का ये कहना है कि अगर आप इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि लैम्डा EQ नॉट होती है, तो ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है? सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड द एनाइन गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे लैम्डा एम की हम बात करेंगे, लैम्डा एम नॉट जो होता है, लैम्डा एम नॉट क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। तो कैटायन ना, तो यहाँ पे कैटायन लेना, तो कैटायन के लिए एक काम करो, कैटायन के लिए इस तरह से ले लो बेटा, स्मॉल लैम्डा लो, कैटायन के लिए स्मॉल लैम्डा, और यहाँ पे नॉट ले लो, और यहाँ पे स्मॉल लैम्डा ए यहाँ पे ले लो। तो लैम्डा सी नॉट ये कैटायन की कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। देखो कंडक्टेंस के लिए, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए लैम्डा EQ लगा हुआ है, कैटायन के लिए C और इनफाइनाइट के लिए नॉट। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, डेफिनेशन से ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है कुछ इस तरह का, ये बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा है? AXBY, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो इस इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करना आना चाहिए। तो आयनाइज करेंगे तो एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा, ये तो डेफिनेटली है, बट कैटायन कौन सा होगा, एनायन कौन सा होगा, ये देखना पड़ेगा। तो कैटायन जो आएगा बेटा, वो ध्यान रखें, पहला कैटायन जो आएगा वो A आएगा, और A पे कितना कैटायनिक चार्ज आएगा, और जो B के नीचे जो लिखा हुआ है वो इसका कैटायनिक चार्ज है। तो A पे यहाँ पे कैटायनिक चार्ज आएगा Y+, और वैसे ही B पे जो अनायनिक चार्ज आएगा, जो A के नीचे जो लिखा हुआ वो आ जाएगा, यानी कि X नेगेटिव, ठीक है। तो A पे A का कैटायनिक चार्ज यहाँ पे आएगा और B का अनायनिक चार्ज यहाँ से आएगा। अब A का यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट कितना होगा, तो A के नीचे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे A का कोफिशिएंट है, और B के नीचे जो लिखा हुआ B का यहाँ पे कोफिशिएंट है। अब दो चीज़ बाइफरकेट कर लीजिए, ये बेटा यहाँ पे X नेगेटिव है या Y पॉजिटिव है, इस चीज़ को तो बेटा यहाँ पे बोलते हैं आयोनिक चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसे? आयोनिक चार्ज, ठीक है। और ये जो y का यहाँ पे इंटू हुआ है, ये बेटा यहाँ पे कहलाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कोफिशिएंट, इसे कोफिशिएंट कहते हैं, मतलब उसका नंबर, ठीक है। जैसे कि अभी बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे अगर आपको लैम्डा m निकालना है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और इलेक्ट्रोलाइट का नाम है AXBY, तो क्या होगा? पहले लैम्डा m कैटायन, कैटायन कौन सा है? लैम्डा m कैटायन AY पॉजिटिव नॉट, पहले तो कैटायन की कंडक्टेंस लेंगे और प्लस फिर लेंगे अनायन की कंडक्टेंस, और अनायन कौन सा है? BX नेगेटिव नॉट। और कोल लॉस का यही कहना था कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो कैटायन और अनायन की कंडक्टेंस के सम के बराबर होगी। और इसी तरह से यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे, लैम्डा EQ नॉट निकालेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइट के लिए, AXBY करके निकालेंगे, तो क्या होगा? पहले कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो लैम्डा EQ नॉट ऑफ AY पॉजिटिव, ठीक है, AY पॉजिटिव, और प्लस यहाँ पे लैम्डा EQ नॉट ऑफ BX नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कैटायन की और अनायन की कंडक्टेंस को ऐड कर दीजिए, तो लैम्डा EQ और लैम्डा m यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ध्यान रखनी है, जैसे जब भी आप लैम्डा m नॉट निकाल रहे होते हो इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो क्या होता है कि जो कैटायन, देखो ये कैटायन है बेटा, प्लस लगाना, कैटायन है और ये अनायन है, तो कैटायन में कैटायन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तब जब लैम्डा m निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पे x का इंटू हो जाएगा। और अनायन की कंडक्टेंस में अनायन के कोफिशिएंट से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, जब भी लैम्डा m डिस्कस कर रहे होते हैं तो कैटायन की कंडक्टेंस में कैटायन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और अनायन की कंडक्टेंस में अनायन के कोफिशिएंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब लेकिन जब लैम्डा EQ निकाल रहे होते हैं, तो लैम्डा EQ की हम बात करते हैं, तो लैम्डा EQ में क्या होता है कि कैटायन की जो कंडक्टेंस होती है उसमें कैटायनिक चार्ज से डिवाइड होता है। तो कैटायन का चार्ज कितना? Y+ है ना, तो Y से डिवाइड करेंगे, और अनायन की कंडक्टेंस में अनायनिक जो चार्ज होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लैम्डा m के केस में कैटायन की कंडक्टेंस में कैटायन का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है, अनायन की कंडक्टेंस में अनायन के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई है,
और लैम्डा ई क्यू यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में क्या करेंगे, कैटायन की कंडक्टेंस में कैटायनिक चार्ज से डिवाइड और अनायन की कंडक्टेंस में अनायनिक चार्ज से डिवाइड। ठीक है, दोनों की यूनिट आप जानते ही हैं। अगर हम लैम्डा एम की बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, और लैम्डा ई क्यू की बात करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, एंड दिस इज द कोलराउस लॉ। ठीक है, यही होता है बेटा कोलराउस लॉ। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोलराउस लॉ क्या होता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं क्या दिया गया। आपको यहाँ पे लैम्डा एम नॉट निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, जब भी इसे पानी में डिजोल्व किया जाता है तो एक तो बेटा मिलता है अनाइन COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, और 2 टाइम्स हमें मिलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसे अगर और करके लिखा जाए तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है तो C2O4 2 नेगेटिव, और इस आयन को हम कहते हैं ऑक्सीलेट आयन। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीलेट आयन, और ये क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो हमें ऑक्सैलिक एसिड की हमें क्या निकालना है? लैम्डा एम नॉट चाहिए। तो अगर कोलराउस की बात करेंगे तो अगर ऑक्सैलिक एसिड की कंडक्टेंस निकालनी है तो उसके आयन की कंडक्टेंस चाहिए होगी, यानी कि एक तो मुझे इसकी कंडक्टेंस चाहिए इसके अनायन की, और एक इस कैटायन की कंडक्टेंस चाहिए। यही करना है। अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो यहाँ पे कुछ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, इनकी कंडक्टेंस को यूज करके हमें ऑक्सैलिक एसिड की निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखो बेटा। सबसे पहले हम बात करें तो हमें जो गिवन है यहाँ पे वो दिया हुआ है लैम्डा ई क्यू। बहुत ध्यान से समझना बेटा, लैम्डा ई क्यू है और यहाँ पे नॉट है। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम ऑक्सीलेट है यानी कि Na2 और यहाँ पे C2O4। तो पहले तो यहाँ पे कोलराउस का एप्लीकेशन यहाँ पे लगाओ, कैटायन को अलग करो, अनायन को अलग करो। तो यहाँ पे आएगा बेटा लैम्डा ई क्यू नॉट आएगा, कैटायन यहाँ से क्या मिलेगा? Na प्लस मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? Na प्लस, यानी कि सोडियम आयन मिलेगा। ओके बेटा, और फिर क्या मिलेगा? एक ऑक्सीलेट आयन मिलेगा, यानी कि लैम्डा ई क्यू नॉट और यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन यानी कि C2O4 और यहाँ पे 2 नेगेटिव। और इसकी जो ओवरऑल जो कंडक्टेंस दे रखी है वो है हमारे पास 400 ओम इनवर्स, 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। समझने वाली बात है कि यहाँ पे लैम्डा ई क्यू निकालना है। तो अभी बताया था कि लैम्डा ई क्यू के केस में क्या करते हैं, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते, चार्ज का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 है ना, तो यानी कि 2 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको अब दे रखा है लैम्डा ई क्यू नहीं दिया बेटा, यहाँ पे लैम्डा एम दे रखा है, और लैम्डा एम यहाँ पे दे रखा है H2SO4 के लिए दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड पे कोलराउस तो लगाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल लैम्डा एम आएगा पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के लिए, और आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो मिलेंगे वो 2 बार मिलेंगे H2SO4 से, है ना। तो क्योंकि अब लैम्डा एम है तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे, और प्लस एक लैम्डा एम मिलेगा सल्फेट आयन के लिए, लैम्डा एम नॉट मिलेगा सल्फेट आयन के लिए। सल्फेट आयन का फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव, और H2SO4 से एक ही सल्फेट आयन मिलेगा, तो यहाँ पे एक का इंटू करेंगे, वो तो उसे लिखते नहीं। अब इसकी जो कंडक्टेंस है वो हमारे पास 700 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे फिर से लैम्डा ई क्यू आ गया बेटा, लैम्डा ई क्यू नॉट फिर से आ गया, और अब कौन है? अब है हमारे पास सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे लैम्डा ई क्यू नॉट और यहाँ पे सोडियम आयन ले लिया। ठीक है, अब सल्फेट आयन ले लो बेटा, तो लैम्डा ई क्यू नॉट और यहाँ पे सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। अब चार्ज देखो, यहाँ पे चार्ज 1 है तो 1 का डिवाइड होगा, यहाँ चार्ज 2 है तो यहाँ पे 2 का डिवाइड होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू बेटा हमारे पास वो है हमारे पास 450, और यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब करना क्या था कि हमें निकालना था ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड जो है उसका निकालना है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो इसका कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन आयन, और वो भी कितनी बार? 2 बार चाहिए, और आपको चाहिए ऑक्सीलेट आयन 1 बार चाहिए। तो आपको क्या करना है, तीनों ही इक्वेशन को कुछ ऐसे सॉल्व करना है जिससे कि ये दोनों आयन आ जाएं। तो पहली इक्वेशन के पास चलते हैं। क्या आपको सोडियम आयन चाहिए? नहीं चाहिए सर, ये नहीं चाहिए हमको। क्या आपको ऑक्सीलेट आयन चाहिए? यस सर चाहिए।
ऑक्सिलेट आयन जो चाहिए वो कितनी बार चाहिए, एक बार, और यहाँ पे कितना है, हाफ टाइम है। तो क्या करना होगा, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 लेकर के उसमें क्या करना होगा, 2 का इंटू करना होगा, तब जा करके ये 1 हाफ हाफ का, भाई हाफ में 2 का इंटू करके तो 1 बनेगा। सेकंड वाले के पास होते हैं, सेकंड वाले के पास यहाँ पे 2 बार H प्लस आयन है और हमें 2 ही बार चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 2 में कुछ चेंज करना नहीं है, तो यहाँ पे प्लस करके हमने लिखा है, यहाँ पे लेंगे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2, ठीक है। और क्या करना है, और सर एक काम करना है, क्वेश्चन 3 के पास चलते हैं। 3 के पास यहाँ पे, अब क्योंकि देखो ऊपर वाली इक्वेशन में सल्फेट आयन कितनी बार है, एक बार, ये तो हमें चाहिए नहीं, तो कैंसिल तो करना पड़ेगा ना। तो तीसरी वाली इक्वेशन में सल्फेट आयन हाफ टाइम है, तो इसे कैंसिल आउट करने के लिए पहले तो एक तो यहाँ पे 2 का इंटू करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें एक तो यहाँ पे 2 का इंटू कर लेते हैं और यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस कर लेते हैं। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया, करते हैं बेटा। जो 3 इक्वेशन जो हमने ली थी उन तीनों इक्वेशन हम ऐसे ही करते हैं। तो करो बेटा, जहाँ मल्टीप्लाई करने की बात कही है मल्टीप्लाई करो। तो अगर यहाँ पे देखो पहली में 2 का इंटू करना था तो ये 2 टाइम्स हो गया, और 2 का इंटू यहाँ पे किया तो 2 से 2 कट गया, और 2 का इंटू यहाँ पे करेंगे तो ये 400 ना होकर के कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। इक्वेशन 2 में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे थी वैसी है। और यहाँ 2 का इंटू करना है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का इंटू से 2 कट गया, और 2 का इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, 900 हो गया, ठीक है। अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड और कर, हाँ इक्वेशन 3 को तो सब्ट्रैक्ट करना ना, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। अब देखो बेटा, Na पॉजिटिव की जो कंडक्टेंस है वो 2 टाइम है, किसकी है, माइनस की, और ये प्लस की है, तो ओवरऑल ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। सल्फेट आयन की कंडक्टेंस माइनस की और ये प्लस की है, तो ये से कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमारे पास बचता है वो क्या क्या बचता है, हमारे पास बचेगा 2 टाइम लैम्डा m नॉट बचेगा, किसका, हाइड्रोजन आयन का, है ना, और प्लस एक बार बचेगा ऑक्सिलेट आयन का। तो यहाँ पे लैम्डा EQ नॉट और ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, राइट हैंड में 800 और 700, 1500, 15 में से माइनस करेंगे 900, तो कितना बचेगा, 600। ऑक्सिलेट आयन को और H प्लस आयन को जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, तो अब इसे कैपिटल लैम्डा बना देंगे, तो कैपिटल लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट, और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड यानी कि C2O4H2 की जो कंडक्टेंस है वो निकल के आती है हमारे पास 600 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ये रहेगा। यानी कि आपने देखा कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम निकालनी होती है तो इस जो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस दे रखी होती है उनको पहले कोललाउस के अकॉर्डिंग हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद उन्हें कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं जिससे कि वहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आ जाए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आपको देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन करें और उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी हैं कोललाउस से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो देखो जरा। कहा गया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी किसकी बात हो रही है, लैम्डा EQ की बात हो रही है, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जब करते हैं तो इंक्रीज होती है, हाँ इंक्रीज होती है, लेकिन उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह हमने सीखा था कि जो इंट्रायनिक अट्रैक्शन है ना वो वीक हो जाता है, और इंट्रायनिक अट्रैक्शन जब वीक, आपको पता है जब लैम्डा जो EQ है वो इंक्रीज होती है, और इंक्रीज कब होती है, डाइल्यूशन से, और डाइल्यूशन करने से क्या होता है, जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है बेटा वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो मोबाइलिटी होती है यानी कि स्पीड ऑफ कैटायन एनायन जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पहला क्वेश्चन देखो जरा कि इंक्रीज होता है द नंबर ऑफ आयंस, आयंस में इंक्रीज होता है, नहीं भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही बार होता है ना आयनाइज, वो तो कम ज़्यादा होता ही नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखो, कंप्लीट डाइल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट स्टैंडर्ड डाइल्यूशन, मतलब कि स्टैंडर्ड डाइल्यूशन पर कंप्लीट डाइल्यूशन हो जाता है, ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है, गलत है ये। तो थर्ड में कहा गया कि इंक्रीज इन द आयनिक मोबिलिटी, यस देखो जरा मोबिलिटी में क्या होता है, इंक्रीज, क्यों होता है, क्योंकि इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा अगले क्वेश्चन में कहा गया द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन फिलिंग द ब्लैंक्स विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से लैम्डा m क्या होता है, सभी को पता है भाई, लैम्डा m क्या होता है, इंक्रीज होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो पहला इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो इंक्रीज डिक्रीज यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड, किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, कि इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, कि सरफेस एरिया पर, कि यहाँ पे आयन नन ऑफ द एबव। तो ऑब्वियसली लैम्डा m की जो वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो करती है। लैम्डा m का फॉर्मूला तो पता होगा ना, क्या होता है, लैम्डा m इक्वल्स टू कितना होता है, K1000 अपॉन मोलारिटी, है ना बेटा, K1000
1000 अपॉन मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और कैसे करती है? इनवर्सली वेरी करती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलराउस ने क्या समझाया था, वो देखते हैं। तो कोलराउस की मैंने 2-3 पहचान बताई थी। सबसे पहली पहचान बताई थी कि इनफाइनाइट एडिशन पर काम करता है, ठीक बात है, और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी डील करता है, ये भी ठीक बात है इलेक्ट्रोलाइट की। और ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो आयन के सम के बराबर होती है। हाँ, यही बात ठीक है, तो यही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपॉन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर क्या होता है वो बताना है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब के, तो के इंक्रीज होती है? नहीं, के तो डिक्रीज होती है। के क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज? नहीं, ये इंक्रीज होती है, ये गलत हो गया। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज? नहीं, ये भी इंक्रीज होती है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड वाला। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे फिर से कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है। किसके लिए निकालना है? सोडियम आयोडाइड के लिए। तो लैम्डा एम नॉट निकालना है सोडियम आयोडाइड के लिए, NaI के लिए। तो NaI को जब बाइफरकेट करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा एम, एक तो सोडियम आयन मिलेगा Na प्लस, और प्लस लैम्डा एम आयोडाइड आयन यानी कि I नेगेटिव। ठीक है, नॉट, ये आपको फाइंड आउट करना है। आगे सोडियम आयोडाइड, सर ये दे रखी है बेटा, इसके लिए दे रखी है, सोडियम आयोडाइड की दे रखी है, और सोडियम एसीटेट की, और मैग्नीशियम एसीटेट की। तो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो इसकी जो दे रखी है कंडक्टेंस, वो कितनी है वो ले लेते हैं। तो इसकी जो कंडक्टेंस है बेटा वो हमारे पास है, कितनी है? वो हमारे पास है बेटा 12, जस्ट अ मिनट, इसकी जो कंडक्टेंस है वो हमारे पास 12.69 है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सोडियम एसीटेट किया, तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। बाइफरकेट करो तो यहाँ पे लैम्डा एम एसीटेट आयन यानी कि CH3COO नेगेटिव आ जाएगा, नॉट, और प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस हो गया। इसकी जो कंडक्टेंस है बेटा दैट इज 9.10 है ना, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा है मैग्नीशियम एसीटेट। तो मैग्नीशियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है MgCH3COO का होल ट्वाइस। इसको बाइफरेट करोगे तो यहाँ पे एक तो लैम्डा एम Mg प्लस आयन आ जाएगा, Mg2 प्लस आयन आएगा। ठीक है, और एक आएगा हमारे पास लैम्डा एसीटेट आयन, लैम्डा एसीटेट यानी कि CH3COO नेगेटिव, क्योंकि 2 बार मिलेगा तो यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे। और उसी कंडक्टेंस दे रखी है हमारे पास 18.78, इसका इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो हमें निकालनी जो है डैन, हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है? लैम्डा एम नॉट मैग्नीशियम आयोडाइड। मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है MgI2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा एम, एक तो हमें चाहिए मैग्नीशियम आयन, Mg2 प्लस आयन चाहिए, और प्लस लैम्डा 2 टाइम चाहिए हमारे पास लैम्डा एम आयोडाइड आयन चाहिए। तो अब क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, ये आ जाए तो जैसे क्वेश्चन कराया था उस तरह से अपने यहाँ पे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो आज के टॉपिक पे हमने डिस्कस किया द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस और द लॉ ऑफ कोलराउस लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कल की इस क्लास में डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर सकते हैं, द 9557080802 पर आप मैसेज करके अपनी किसी भी क्वेरी को भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या व्हाट्सएप पर ही आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।